India Legal presents Courts Roundup. वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने सर्वे के लिए नियुक्त किए गए एडवोकेट कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा को हटाए जाने से इनकार कर दिया। अदालत ने 2 वकीलों को सर्वे टीम में नियुक्त किया है। साथ ही कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने का सर्वे 17 मई से पहले कराने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा है कि डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी सर्वे की मॉनिटरिंग करेंगे। सर्वे पूरा कराने की व्यक्तिगत जिम्मेदारी डीएम पुलिस कमिश्नर की होगी। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की तरफ से एडवोकेट कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा को हटाए जाने की मांग को लेकर याचिका दायर की गई थी। इस पर 3 दिन तक बहस चलने के बाद वाराणसी के सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर ने 11 मई को फैसला सुरक्षित रख लिया था। वाराणसी के सिविल कोर्ट ने ज्ञानवापी विवाद पर अपना फैसला सुना दिया है। अदालत ने नियुक्त आयुक्त को ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर हिंदू देवताओं के कथित अस्तित्व के संबंध में निरीक्षण, वीडियोग्राफी और साक्ष्य एकत्र करने की अनुमति दी है। जज ने कहा कि सर्वे जारी रहना चाहिए और सर्वे टीम में 2 वकीलों को भी शामिल किया जाएगा। अजय मिश्रा कोर्ट कमिश्नर बने रहेंगे। कमिश्नर को नहीं हटाया जाएगा। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि सर्वे में बाधा डालने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ज्ञानवापी में सभी जगहों का सर्वे किया जाएगा। सुबह 8 बजे से लेकर 12 बजे तक चप्पे चप्पे का सर्वे किया जाएगा। इस दौरान कमिश्नर अजय मिश्रा के साथ सहायक कमिश्नर विशाल और अजय प्रताप मौजूद रहेंगे। जिला प्रशासन ताले को खुलवाकर या ताले को तोड़वाकर भी सर्वे कराएगा। डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी मॉनिटरिंग करेंगे। सर्वे पूरा कराने की व्यक्तिगत जिम्मेदारी डीएम और पुलिस कमिश्नर को होगी। जिला प्रशासन बहाना बनाकर सर्वे की कार्रवाई को टालने का प्रयास नहीं करेंगे। 17 मई तक सर्वे रिपोर्ट सौंपनी है। 17 तारीख तक एडवोकेट कमीशन की रिपोर्ट माननीय न्यायालय के समक्ष सबमिट की जाएगी। आज माननीय न्यायाधीश महोदय ने आदेश कर दिया, जिसमें जिला प्रशासन, प्रदेश प्रशासन, जो भी पुलिस से संबद्ध पूरे प्रदेश स्तर के अधिकारी मॉनिटरिंग करेंगे। जिलाधिकारी इसकी मॉनिटरिंग करा के एडवोकेट कमीशन की कार्रवाई सुनिश्चित कराएंगे। 17 तारीख तक ये 2 और एडवोकेट कमिश्नर समेत इसको सबमिट करना है न्यायालय के समक्ष। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद द्वारा सर्वेक्षण के लिए नियुक्त अदालत आयुक्त की ओर से पक्षपात का आरोप लगाने वाली एक याचिका को सिविल जज रवि कुमार दिवाकर ने खारिज कर दिया। वाराणसी की अदालत ने पहले साइट का निरीक्षण करने का निर्देश दिया था, लेकिन इसे इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी। हाई कोर्ट ने 21 अप्रैल को याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद निरीक्षण दल ने मौके पर पहुंचकर सर्वे शुरू किया था, लेकिन अंजुमन इंतजामिया मस्जिद ने कोर्ट कमिश्नर पर मुसलमानों के पक्षपाती होने का आरोप लगाते हुए इस पर आपत्ति जताई थी। इसके बाद कोर्ट कमिश्नर को बदलने की मांग करने वाली एक याचिका दायर की गई, जिसे खारिज कर दिया गया। अदालत के समक्ष मुकदमा एक राखी सिंह और अन्य द्वारा दायर किया गया था, जिन्होंने ये घोषणा करने की मांग की थी कि संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत उनके धर्म को मानने के उनके अधिकार का उल्लंघन किया गया है। ये दावा किया गया था कि साइट पर मां गौरी, भगवान गणेश और हनुमान आदि जैसे देवता हैं और हिंदुओं को साइट में प्रवेश करने और उनकी पूजा करने और अपने देवताओं को भोग लगाने की अनुमति दी जानी चाहिए। सिविल जज ने दलीलों को सुनने के बाद 18 अगस्त 2021 को एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त करने का आदेश पारित किया था। न्यायाधीश ने आयुक्त को साइट का दौरा करने और निरीक्षण करने और सबूत एकत्र करने का भी आदेश दिया था कि क्या साइट पर देवता मौजूद है। आयुक्त को किसी भी गड़बड़ी या वीडियोग्राफी के आधार पर सबूतों के संग्रह के प्रतिरोध के मामले में पुलिस बल की सहायता लेने की स्वतंत्रता दी गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट। आइए अब एक नजर डाल लेते हैं कि ज्ञानवापी विवाद में कब कब क्या हुआ। ज्ञानवापी विवाद कब कब क्या हुआ। 1991 स्वयंभू ज्योतिर्लिंग भगवान विश्वेश्वर की ओर से वाराणसी कोर्ट में पहली याचिका दायर।
याचिकाकर्ता ने ज्ञानवापी परिसर में पूजा करने की अनुमति मांगी। 1998 अंजुमान इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट का रुख किया। हाई कोर्ट के आदेश पर सिविल कोर्ट में सुनवाई पर रोक लगी। 22 साल तक इस केस पर सुनवाई नहीं हुई। 2019 स्वयंभू भगवान विश्वेश्वर की ओर से वाराणसी जिला कोर्ट में याचिका दायर। ज्ञानवापी परिसर का सर्वे ASI से कराने की मांग। 2020 अंजुमान इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने सर्वे कराने की मांग वाली याचिका का विरोध किया। 2022 अदालत ने कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया। 19 अप्रैल 2022 कोर्ट कमिश्नर ने सर्वे की तिथि से अदालत को अवगत कराया। 26 अप्रैल 2022 10 मई से पहले एडवोकेट कमिश्नर ने मौके का मुआयना करें, वीडियोग्राफी कराएं। ताजमहल के तहखाने में बने 20 कमरों को खोलने की याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने गुरुवार को सुनवाई करते हुए जमकर फटकार लगाई। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को खिंचाई करते हुए कहा कि पहले यूनिवर्सिटी जाएं, PhD करें, तब कोर्ट आएं। कोर्ट ने कहा कि अगर कोई रिसर्च करने से रोके तो हमारे पास आना। इसके साथ ही कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है। ताजमहल के 22 कमरों को खोले जाने की याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई हुई। कोर्ट ने ताजमहल में सर्वे की मांग की याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि याचिका न्यायिक मुद्दों पर आधारित नहीं है। हम फैक्ट फाइंडिंग टीम नहीं बना सकते। इसके साथ ही कोर्ट ने याचिका रद्द कर दी। उधर याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही। ये जो हम अपील फाइल करेंगे वो जो हमारी जो 4 प्रेयर्स थी उन चारों प्रेयर्स के साथ ही जाएंगे। एक बंद कमरों की जो खोलने की अपील है, दूसरा जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की अपील है, वो सारे प्रेयर्स के साथ ही हम जाएंगे। बाकी इस याचिका में अदालत से मांग की गई है कि सालों से बंद पड़े 22 कमरों को खुलवाया जाए और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से उसकी जांच कराई जाए। सुनवाई के दौरान अदालत ने याचिकाकर्ताओं से कहा कि वो अपनी याचिका तक ही सीमित रहें। आज आप ताजमहल के कमरे देखने की मांग कर रहे हैं, कल को आप कहेंगे कि हमें जज के चैम्बर में जाना है। अदालत ने याचिकाकर्ता से कहा कि वो जाएं और MA, NET, JRF करें और उसके बाद शोध में ऐसा विषय चुनें। फिर अगर कोई संस्थान उन्हें ये शोध करने से रोके तो हमारे पास आएं। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में जस्टिस DK उपाध्याय और सुभाष विद्यार्थी की बेंच ने मामले की सुनवाई की। अदालत में सुनवाई में याचिकाकर्ता रजनीश सिंह के वकील ने कहा कि देश के नागरिकों को ताजमहल के बारे में सच जानने की जरूरत है। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता अपनी याचिका तक ही सीमित रहें। आप दरवाजे खोलने के लिए आदेश मांग रहे हैं। आप एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की मांग कर रहे हैं। इसके जवाब में यूपी सरकार के वकील ने कहा कि इस मामले में आगरा में पहले से ही मुकदमा दर्ज है और याचिकाकर्ता का इस पर कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। वहीं याचिकाकर्ता ने कहा कि मैं इस तथ्य पर बात ही नहीं कर रहा कि वो जमीन भगवान शिव से जुड़ी है या अल्लाह से। मेरा मुख्य मुद्दा वो बंद कमरे हैं और हम सभी को जानना चाहिए कि आखिर उन कमरों के पीछे क्या है। इसके बाद 2 न्यायाधीशों की बेंच ने याचिकाकर्ता से कहा कि जाइए MA करिए और उसके बाद ऐसा विषय चुनिए। अगर कोई संस्थान आपको रोकता है तो हमारे पास आइए। अदालत ने पूछा कि आप किससे सूचना मांग रहे हैं। इसके जवाब में याचिकाकर्ता ने कहा कि प्रशासन से। इस पर कोर्ट ने कहा अगर वो कह चुके हैं कि सुरक्षा कारणों से कमरे बंद हैं तो वही सूचना है। अगर आप संतुष्ट नहीं हैं तो इसको चुनौती दीजिए। आप MA करिए और फिर NET, JRF करिए और अगर कोई यूनिवर्सिटी आपको इस विषय पर शोध करने से रोके तो हमारे पास आइए। अदालत ने कहा कि क्या आप मानते हैं कि ताजमहल शाहजहां ने नहीं बनवाया? क्या हम यहाँ कोई फैसला सुनाने आए हैं कि इसे किसने बनवाया या ताजमहल की उम्र क्या है? आप हमें उन ऐतिहासिक तथ्यों को बताएं जिन्हें आप मानते हैं। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता अपनी याचिका तक ही सीमित रहे। आप दरवाजे खोलने के लिए आदेश मांग रहे हैं। आप एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की मांग कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट।
मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई हुई और इस दौरान हाई कोर्ट ने मथुरा की अदालत को मूल बात से जुड़े सभी प्रार्थना पत्रों को जल्द से जल्द निपटाने के निर्देश दिए। हाई कोर्ट की ओर से अधिकतम 4 महीने में सभी अर्जियों का निपटारा करने के निर्देश दिए गए हैं। सुन्नी वक्फ बोर्ड और अन्य पक्षकारों की सुनवाई में शामिल न होने पर एक पक्षीय आदेश जारी करने का निर्देश दिया गया। भगवान श्री कृष्ण विराजमान के वाद मित्र मनीष यादव की अर्जी पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये फैसला सुनाया। जस्टिस सलिल कुमार राय की सिंगल बेंच में ये सुनवाई हुई। मथुरा की अदालत में जन्मभूमि विवाद से जुड़े सभी मुकदमों की सुनवाई जल्द से जल्द पूरी करने और उनका निस्तारण किए जाने की मांग को लेकर अर्जी दाखिल की गई थी। इस अर्जी में मथुरा की अदालत में चल रहे सभी मुकदमों को क्लब कर एक साथ सुनवाई किए जाने की भी मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने प्रमुख सरकारी बीमा कंपनी LIC के IPO को लेकर केंद्र सरकार को बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में दखल देने से इनकार कर दिया है। अब IPO की तय प्रक्रिया पहले की ही तरह जारी रहेगी। गुरुवार से LIC IPO का अलॉटमेंट हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह निवेश का मामला है। पहले ही 73 लाख सब्सक्रिप्शन बन चुके हैं। ऐसे मामले में हम कोई अंतरिम राहत नहीं दे सकते। अंतरिम राहत देने का मामला नहीं बनता। हालांकि कोर्ट IPO की संवैधानिक वैधता का परीक्षण करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए मनी बिल के जरिए केंद्र को नोटिस भेजा है। सुप्रीम कोर्ट ने LIC IPO पर बड़ा फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के LIC IPO पर फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक बेंच पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। चुनौती सरकार के उस फैसले पर थी जिसमें जीवन बीमा निगम ने अपनी हिस्सेदारी का 5% एक IPO के जरिए बाजार में उतारना तय था। जस्टिस DY चंद्रचूड़, सूर्यकांत और PS नरसिम्हा की बेंच ने मामले में केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया, लेकिन कोई स्टे ऑर्डर देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि उठाया गया मुद्दा कानून को धन विधेयक के रूप में लागू करने से संबंधित है और ये पहले से ही शीर्ष अदालत के समक्ष लंबित है। इसीलिए इसने कहा कि मामले को लंबित मामले में टैग किया जाएगा। NGO पीपल फर्स्ट ने पॉलिसी होल्डर्स की ओर से सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिसे सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया गया था। पॉलिसी होल्डर्स की ओर से सीनियर एडवोकेट श्याम दीवान ने बहस की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि सरकार ने जिस तरह से मनी बिल लाकर LIC IPO लाने का वैधानिक रास्ता तैयार किया, इसके ऊपर भी विचार किए जाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि LIC के साथ लोगों के अधिकार जुड़े हुए हैं। ऐसे में IPO लाने के लिए मनी बिल के जरिए रास्ता नहीं तैयार किया जा सकता। सीनियर एडवोकेट इंदिरा जयसिंह ने भी बहस में हिस्सा लेते हुए LIC IPO के विरोध में दलीलें दी। उन्होंने कहा कि पॉलिसी होल्डर्स से 523 करोड़ रुपए डाइवर्ट किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कंपनी का मालिकाना हक बदल रहा है और ये नए हाथों में जा रही है। इसे शेयर होल्डर्स को बेचा जा रहा है। इससे जो पैसा मिलेगा वो पॉलिसी होल्डर्स के पास नहीं जाएगा। सारा पैसा भारत सरकार के बजट को बैलेंस करने में खर्च होगा। इंदिरा जयसिंह ने कहा कि अगर सरकार LIC को बेचना ही चाहती है तो इसके लिए डीम्यूचुअलाइजेशन की प्रक्रिया को अपनाना चाहिए था। इससे मिलने वाले पैसों पर पॉलिसी होल्डर्स का हक है। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने भारत सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि LIC IPO पर रोक नहीं लगाई जा सकती। उन्होंने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि इस मामले में कोई नोटिस नहीं दिया जा सकता है। इस IPO के माध्यम से सरकार ने LIC की 3.5% हिस्सेदारी बेची है और ये करीब 21,000 करोड़ रुपए की है। ये देश का अब तक का सबसे बड़ा IPO है। ब्यूरो रिपोर्ट APN। सुप्रीम कोर्ट में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खां की जमानत याचिका पर सुनवाई हो रही है। यूपी सरकार के वकील ने अदालत को बताया कि उनको हाई कोर्ट से 88वें मामले में जमानत मिल गई है, लेकिन उन पर एक नया मुकदमा दर्ज किया गया है, इसीलिए वो जेल से रिहा नहीं हो सकते। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा है कि ये एक ट्रेंड बन गया है। एक ही आदमी पर 89 मुकदमे दर्ज हुए हैं, जब जमानत मिलती है तो एक नया केस आ जाता है। ये कैसे हो रहा है? मैं यूपी सरकार के वकील ने कहा कि ये एक गलतफहमी है। हर मुकदमा अपने आप में अलग है। राज्य सरकार हलफनामे के जरिए अदालत को ये समझाना चाहती है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर राज्य सरकार को हलफनामा दाखिल करने की इजाजत दे दी। इससे पहले आजम खां के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट पर भी नाराजगी जताई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि हाई कोर्ट ने महीनों पहले फैसला सुरक्षित कर लिया
और कोई फैसला ही नहीं दिया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद हाई कोर्ट ने आजम खां को उस मामले में जमानत दे दी थी। कुछ दिन पहले ही बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने आजम खां के खिलाफ एक शिकायत दर्ज करवाई थी। आरोप लगाया कि आजम खां पर ने रामपुर पब्लिक स्कूल की बिल्डिंग का सर्टिफिकेट फर्जी बनवाकर मान्यता प्राप्त की थी। अब उसी मामले में अभी तक कोर्ट में सुनवाई नहीं हुई और आजम खां का जेल से बाहर आने का रास्ता बंद हो गया। इस नए मामले में 19 मई को रामपुर कोर्ट में सुनवाई होने जा रही है और इस मामले में उन्हें राहत मिलती है या फिर झटका, इस पर सभी की नजर रहेगी। अगर ये मामला भी पिछले केसों की तरह ज्यादा लंबा खिंचता है तो 2 साल बाद भी आजम खां सीतापुर जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। इस मामले को छोड़कर बाकी सभी मामलों में आजम खां को जमानत मिल गई है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने वक्फ अधिनियम की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका में केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया और इस घोषणा की मांग की कि केवल एक समान नागरिक संहिता ही नागरिकों के संपत्तियों को विनियमित कर सकती है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति नवीन चावला की खंडपीठ ने अब केंद्र सरकार और केंद्रीय वक्फ बोर्ड परिषद को याचिका पर जवाब देने के लिए 4 सप्ताह का समय दिया है। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन अनिवार्य रूप से धार्मिक आधार पर किया जाता है और इसलिए राज्य को अकेले एक धर्म के लिए इसे विनियमित करने की अनुमति नहीं है। याचिका में तर्क दिया गया है कि सरकारी खजाने से भुगतान किए जा रहे लोक सेवक द्वारा वक्फ संपत्तियों से अतिक्रमण हटाने में कोई राज्य कर्तव्य या सार्वजनिक उद्देश्य नहीं है। याचिका में कहा गया है कि वक्फ अधिनियम भारी गरीबी में डूबे मुसलमानों के भारी बहुमत की सामाजिक आर्थिक स्थितियों को उबारने में सक्षम नहीं है, इसलिए एक समान नागरिक संहिता ही इसका उत्तर है। वहीं एनएसई को लोकेशन में मामले में जेल में बंद नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के पूर्व प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी चित्रा रामकृष्णन को जोरदार झटका लगा है। दरअसल रामकृष्णन की जमानत के संबंध में दायर याचिका को दिल्ली की सीबीआई कोर्ट ने खारिज कर दिया, यानी हाल फिलहाल उन्हें राहत मिलती नहीं दिख रही है। विशेष न्यायाधीश संजीव अग्रवाल ने रामकृष्ण और सुब्रमण्यम की दलीलें सुनने के बाद जमानत याचिका खारिज कर दी। अदालत ने एनएसई की पूर्व चीफ के साथ ही इस मामले में गिरफ्तार कथित हिमालय योगी और चित्रा रामकृष्णन के सलाहकार आनंद सुब्रमण्यम की जमानत याचिका को भी अस्वीकार कर दिया है। गौरतलब है कि चित्रा पर हिमालयन योगी के इशारे पर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का संचालन करने और संवेदनशील जानकारी साझा करने का आरोप है। चित्रा रामकृष्णन अप्रैल 2013 से दिसंबर 2016 तक एनएसई की एमडी और सीईओ थी। चित्रा के साथ ही केंद्रीय जांच ब्यूरो ने एनएसई के पूर्व ग्रुप ऑपरेटिंग ऑफिसर आनंद सुब्रमण्यम को चेन्नई स्थित उनके आवास से गिरफ्तार किया था। सीबीआई ने सुब्रमण्यम को हिमालय योगी करार दिया था और कहा था कि वही एनएसई की पूर्व सीईओ चित्रा रामकृष्णन को सलाह दिया करते थे और वह उनके इशारे पर काम करती थी। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को लोकेशन मामले में प्राथमिकी साल 2018 में दर्ज की गई थी। दरअसल शेयर खरीद बिक्री के केंद्र देश के प्रमुख नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के कुछ ब्रोकरों को ऐसी सुविधा दे दी गई थी जिससे उन्हें बाकी के मुकाबले शेयरों की कीमतों की जानकारी कुछ पहले मिल जाती, जिसका लाभ उठाकर वे भारी मुनाफा कमा रहे थे। और इसी के साथ कोर्ट्स राउंड अप में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.